नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका है जीएस मॉक टेस्ट 7। आप लगातार जीएस मॉक टेस्ट के जरिए आए हुए परीक्षा में प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो हर प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट होता है इन मॉक टेस्ट में, और आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी का जो मोटा मोटा आपका अंदाज़ा है वो इन मॉक टेस्ट से लग जाता है। आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा हो या पीटी की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा हो या यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो या वीडियो और एग्ज़ाम की परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो कृपया ध्यान से किया करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप और क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछा करूं तो उसका कमेंट में ज़रूर लिखा करिए उत्तर। और क्विक रिवीजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करिए क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, पेपरों से क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छा कंटेंट देने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं मैं, तो आप भी उस मेहनत का पूरा फ़ायदा उठाइए। जो आपको मेहनत करके फ़ायदा मिलता वो मेहनत मैं आपकी जगह कर लेता हूं। तो आपको बस पढ़ाई करनी है और वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए आज का जीएस मॉक टेस्ट 7। तो आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। बताइए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति की करते थे या इंद्र और वरुण की करते थे या ब्रह्मा की करते थे या विष्णु की करते थे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का ए। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए, 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थीं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इसमें से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो पहला आपका ये हो जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। माता क्या नाम था? माया देवी। माया देवी कौन से वो थी? तो कोलीय गणराज्य की थी, कोलीय वंश की। पिता कौन से वंश के थे? शाक्यगढ़ के थे। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, सप्तवर्णी गुफा कहां पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजगृह में। तो सप्तपर्णी गुफा आपकी राजगृह में स्थित है। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। एक शहर है राजगीर की भैबरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ठीक, तो कहां पे, कौन सी पहाड़ियों पर? भैबरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यह प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोध गया, बी कुशीनगर, डी ऋषिपत्तन, सी लुम्बिनी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, ऋषिपत्तन या लुम्बिनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का आपका ए, बोध गया। तो जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है वो बोध गया शहर है। ठीक है, पवित्र स्थल बुद्ध का। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। किसके वृक्ष के नीचे? बट वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था।
तो इसके आधुनिक नाम क्या है? फाल्गु नदी। यह नदी दो छोटी धाराओं में निरंजना और मोहना के नाम के मिलने के बाद बनती है। तो दो छोटी धाराएं जो निरंजना और मोहना नाम से हैं, उनसे फाल्गु नदी बनती है। अगला प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बताइए किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक। बताइए किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। तो डिमेकस से पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगला प्रश्न है आपका, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? तो बताइए विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो 57 वर्ष का है, या 58 वर्ष का है, या 135 वर्ष का है, या 320 वर्ष का है? बताइए। ये यूपीए यूडीए एलडीए में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप मैं जितने भी पूछता हूँ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो बताइए विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? 57 वर्ष, या 78 वर्ष, या 135 वर्ष, या 320 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 135 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। समझे? तो जो वर्तमान अपना ये 2022 चल रहा है, इसमें हम 57 जोड़ देंगे तो अपना विक्रम संवत का ईयर मिल जाएगा, और 78 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? शक संवत मिल जाएगा। इन्होंने जोड़ घटा के आपको 135 दिखाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में समझते रहिएगा। ठीक है, तो आप मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ा करिए। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो संगीत यंत्र जो तबला था इसका प्रचलन किसने किया? ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। तो आदिल शाह ने किया, या अमीर खुसरो ने किया, या तानसेन ने, या बैजू बावरा ने? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? आदिल शाह ने, या अमीर खुसरो ने, या तानसेन ने, या बैजू बावरा ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने किसका प्रचलन किया? तबला का। ठीक है, तो आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यह आपको उत्तर बताना है। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिनी खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि थे। वह ऐसे प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तो तबले का प्रचार किसने किया था? सितार और तबला का अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हुमायूं, या अकबर, या शाहजहां, या औरंगजेब? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका हुमायूं, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो आप समझ लिए फतवों में तब भी कोई औकात नहीं थी और अब भी कोई औकात नहीं है। खैर छोड़िए, ये तो अपने अपने धर्म का मसला है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए किसी को। अगला प्रश्न है आपका, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे, या लॉर्ड वेलेजेली थे, या लॉर्ड वेंटिक थे? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड वेलेजेली, या लॉर्ड वेंटिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, जो 1773 से 1785 तक रहे।
आपका अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन एक पत्रिका थी, ठीक है, तो इसके प्रारंभकर्ता कौन थे बताइए? ऑप्शन ए तिलक, सी गांधी, बी गोखले, डी नौरोजी। तो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, उसका आप ध्यान रखेंगे। ए तिलक, बी गोखले, डी नौरोजी, सी गांधी। तो बताइए हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गांधी जी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको? अमीर खुसरो कहां पर जन्म हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है, तो कमेंट कर जरूर बताएं, भले ही आप गूगल करें इसके लिए। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार जो पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में प्रारंभ किया था, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, या पंडित रमाबाई थी, या सरोजनी नायडू थी, या राजकुमारी अमृत कौर थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, या पंडित रमाबाई थी, या सरोजनी नायडू थी, या राजकुमारी अमृत कौर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वें का सी, सरोजनी नायडू इसकी भारतीय महिला अध्यक्ष थी पहली कांग्रेस की। तो सरोजनी नायडू 1879 से 1949 तक जीवित रही प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947-48 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। तो ठीक है, तो 1947-48 में ये पहले महिला राज्यपाल भी थी भारत की, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो कौन से अधिवेशन के बने थे, उसका सन और स्थान कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, बताइए इसमें क्या है? मयंक मंजरी है, या भारत दुर्दशा है, या नूतन ब्रह्मचारी है, या चंद्रकांता संतति है? यह प्रश्न तो आपको आता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मयंक मंजरी, या भारत दुर्दशा, या नूतन ब्रह्मचारी, या चंद्रकांता संतति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषे, आप भा ढूंढ लीजिए। ठीक है, भारतेंदु के भाषे आप भा ढूंढ लीजिए। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति थी। भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा एक नाटक है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी स्वराज जो उनकी किताब थी महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? ए हिंदी में, बी गुजराती में, सी अंग्रेजी में, डी उर्दू में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजराती। ठीक है, 13 का बी बिल्कुल सही है। तो विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी की यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इस अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। ठीक है, तो इसे बाद में अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था हिंद स्वराज को। कहां पर लिखा? समुद्री जहाज पर लिखा। कब? वो जब इंग्लैंड से वापस अफ्रीका जा रहे थे। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? मतलब ये आपको बताना है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, मतलब किनारे हैं। तो 7 हैं, या 9 हैं, या 8 हैं, या 10 है? तो कमेंट करके बताइए भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, 7, 9, 8 या 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा 9। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 14 का सी ऑप्शन 9 हो जाएगा। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। पहले नंबर पर गुजरात है। तो हम इधर से शुरू करेंगे, ठीक है, पश्चिम की तरफ से, और पूरब की तरफ जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु आता है, और फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए जो आपकी समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। फिर 4 संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। एक पे दमन और दीव, फिर लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक है, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार।
अगला है आपका सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अमरकंटक से। मैंने कई बार आपको बताया है कि सोन नर्मदा तथा महानदी, इसको आप सोनम भी कह सकते हैं। सोन का सो ले लीजिए, नर्मदा का ना ले लीजिए, महानदी का मा ले लीजिए। तो सोनम कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अगला है आपका भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो मथुरा में है या लखनऊ में है या प्रयागराज में है या वाराणसी में है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? मथुरा में, लखनऊ में, प्रयागराज में या वाराणसी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी। ठीक है, 16 का डी हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। बताइए किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका मतलब आप समझते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसको द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, यहाँ से बहुत ही अच्छी आपको जानकारी मिलती है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, भागना मत, अब थकना मत। थकना मना है, अगर सफलता चाहिए तो थकना मना है। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधायिका है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया तथा वहां विधान परिषद समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया तथा वहां विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं एक बार और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इंग्लैंड से लिए गए हैं, अमेरिका से या सोवियत संघ या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही है आपका? यह प्रश्न तो आपको आता ही होगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सोवियत संघ से। जो वर्तमान में रूस है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। सॉरी, इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो किस संविधान द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? ऑप्शन ए 83वां, 73वां, सी 92वां, डी 93वां। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना के लिए स्थानीय स्तर पर पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती राज विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1992 के तहत पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया तथा नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, पंचायती राज के ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, नवा भाग था नया, वो जोड़ा गया था संविधान में। विद्युत शक्ति की इकाई है, वाट है या एम्पियर है या ओम है या वेबर है? बताइए, ये प्रश्न तो शायद मैंने आपको पहले कराया भी है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है या एम्पियर है या ओम है या वेबर है? तो विद्युत शक्ति की इकाई आपकी हो जाएगी वाट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 20वें का। तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रति सेकंड प्रवाह दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। तो वाट को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की प्रति सेकंड प्रवाह
दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट आपका फोटोग्राफी में यूज होता है। ये लिखा है भाई, इसका फार्मूला भी। तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, ये फार्मूला थोड़ा गलत लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा बाद में। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु का जो व्यवहारों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं या एटोमोलॉजी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी, इकोलॉजी या एंटोमोलॉजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इथोलॉजी। 22 का ए बिल्कुल सही है। इथोलॉजी जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो मानव सहित समस्त जंतु व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीव और वातावरण के परस्पर जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और जबकि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम कहलाती है या सीडी रोम कहलाती है या रोम कहलाती है या सीपीयू? बताइए किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में संग्रहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। अतः इसी कारण रोम को कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कहते हैं। तो कंप्यूटर बंद होने पर भी जहां पर सूचनाएं डिलीट ना हो, मेमोरी डिलीट ना हो, उसे हम परमानेंट मेमोरी यानी कि रोम कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के में किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? नेपाल, भूटान एवं चीन से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? भारत में किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम की सीमाएं जो हैं वो नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न और आपका अंतिम प्रश्न होगा, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? बताइए राइबोजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं राइबोजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आरएनए होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम आरएनए का फुल फॉर्म होता है या राइबोजाइम्स अणु है। ठीक है, आरएनए अणु है। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या राइबोजाइम्स और आरएनए दोनों एक ही हैं? आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस और केच तथा सिडनी अल्टमान को वर्ष 1989 में रसायन में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप ये याद रखिए कि राइबोजाइम्स और राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम दोनों एक हैं। तो राइबोजाइम्स, आरएनए दोनों एक हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट जीएस मॉक टेस्ट 7। जिस तरह आप लगातार देख रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। तो अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। ठीक है, वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम आप ना लिख पाएँ तो आप जय हिंद, जय भारत भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करिएगा वंदे मातरम लिखने की। ठीक है, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है, मैंने आपसे प्रश्न एक पूछा था कि जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उसका भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।